स्टूडेंट्स, ज्ञानधारा जीके एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पहले देखे मतलब हम लोग चर्चा किए पहले बंगाल गवर्नर के बारे में। उस सीरीज को हम बाद में लाएंगे। पहले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए अब हर एक सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी से हो गया, पॉलिटी से हो गया, फिर करेंट से, फिर उसके बाद हिस्ट्री से हम 11 क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग धैर्य बना करके 11 क्वेश्चन को देखिए और 11 से आपका ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस जो बोर्ड पे क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कराएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पे, तब कंटिन्यू करेंगे। अभी जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चलेगा तो बिहार पुलिस के लिए बिहार पुलिस कैप्सूल सीरीज लेकर के आए हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 11 क्वेश्चन रहेगा। 11 का मतलब 11 चौके 44 का लीजिए, या 11 क्वेश्चन से आपका 30 क्वेश्चन कम से कम, नहीं तो 35 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगा। चलिए आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य था तो बंगाल था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बंगाल। अब बंगाल का आप लोग शासक देखिएगा कि बंगाल का शासक, ये साइड में हम बता रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। बंगाल का स्वतंत्र शासक था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। तो बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद आया कौन? तो शुजाउद्दीन। कौन आया था? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद कौन आया? तो सरफराज आया। कौन आया? सरफराज। और सरफराज के बाद कौन आ जाएगा? तो अलवर्दी खां। अलवर्दी खां। अलवर्दी। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद इसका नाती आएगा जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। फिर इसके बाद आएगा मीर जाफर। इसके बाद मीर कासिम। फिर इसके बाद मीर जाफर। मीर कासिम यहाँ हुआ, फिर मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर, और यहाँ आएगा नजमा उद्दौला। फिर उसके बाद शेख उद्दौला, फिर उसके बाद मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला। आप लोग नोट कर लीजिएगा या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? तो बंगाल था। बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आया? तो शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद कौन आया? तो सरफराज। और सरगिरिया का जो युद्ध हुआ, अगला क्वेश्चन है गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। 1740 में। और किसके बीच हुआ? तो सरफराज और अलवर्दी खां के बीच हुआ। सरफराज और गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1740 में। सरफराज वर्सेज अलवर्दी खां। अलवर्दी खां। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1740 में। किसके बीच में हुआ? तो सरफराज और अलवर्दी खां। जीता कौन? तो अलवर्दी खां। जीता कौन? अलवर्दी खां। फिर गद्दी पे कौन बैठा? बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खां। फिर उसके बाद अलवर्दी खां का नाती कौन था? तो अलवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का नाती कौन था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का मौसा, या कह लीजिए कि अलवर्दी खां का दामाद कौन था? तो मीर जाफर। मीर जाफर का दामाद कौन था? तो मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। मीर कासिम यहाँ हो गया। और यही अलवर्दी खां के द्वारा ही यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों के छत्ते से की गई थी। क्वेश्चन आएगा कि मधुमक्खियों की तुलना जो है यूरोप के बारे में किसने कहा था? कि यूरोप के बारे में कि मधुमक्खियों के छत्ते से तुलना किया था। कौन किया था यूरोपवासियों के लिए? तो किया था अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां कहाँ का सर सूबेदार था? तो बिहार का सर सूबेदार था। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1761 में मैसूर का शासक कौन बना? तो 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बना। हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक कौन बना? हैदर अली। हैदर अली के बेटे का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान। इसका बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मौत हो गई। 1782 ईस्वी में, या कह लीजिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ी गई थी, उसी में 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इसका उत्तराधिकार कौन बना? तो टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गई थी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। और किसके बीच में हुआ? तो इंग्लैंड, अंग्रेज वर्सेज फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड वर्सेज फ्रांस के बीच में, या फ्रेंच के साथ। इंग्लैंड वर्सेज फ्रांस। अब इसके तरफ से, इंग्लैंड के तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो लिखिएगा, इंग्लैंड के तरफ से लीड कर रहा था सर आयरकूट। सर आयरकूट। और फ्रेंच के तरफ से जो है लीड कौन कर रहा था? तो काउंट लाली। काउंट लाली। पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। लीड अंग्रेज की तरफ से लीड कौन कर रहा था, और फ्रेंच की तरफ से या फ्रांस की तरफ से लीड कौन कर रहा था? तो दोनों अंग्रेज की तरफ से लीड कर रहा था सर आयरकूट, और फ्रांस के तरफ से लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का साथ दिया था। तो कौन दिया था? उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम का। आंसर हो जाएगा इसका बहादुर शाह प्रथम का। कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम का। तो उत्तर मुगल कालीन सम्राट है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है 63 वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। और इनका अन्य नाम, इसको हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, मुअज्जम के नाम से। मुअज्जम के नाम से भी इसको जानते हैं। पूछेगा कि किस मुगल सम्राट को मुअज्जम के नाम से जानते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं, या उपाधि दिया गया था शाह ए बेखबर। बेखबर। क्वेश्चन आएगा, किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी? तो बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को किसकी उपाधि दी गई थी? तो शाह ए बेखबर की। और किसके द्वारा दी गई थी? तो खफी खां के द्वारा। खफी खां के द्वारा। फिर आइए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि सबसे इस समय जब मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज और संस्थापक थे, उस समय उत्तर मुगल का सम्राट बने तो बहादुर शाह प्रथम। तो पहला हो गया बहादुर शाह प्रथम, और जैसे ही लास्ट में आएंगे तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, या नहीं तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तो यही हम फिर इसका सेशन देख लेते हैं कि इसके बाद कौन आया और इसके बाद कौन आया। सबसे पहले हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर शाह। बहादुर शाह या प्रथम। फिर उसके बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह। फिर उसके बाद फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। मोहम्मद शाह। अहमद शाह। फिर उसके बाद
आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। अकबर सेकेंड, फिर उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड। सबसे पहले कौन आया? बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद कौन आया? जहांदार शाह, फिर उसके बाद फारुखसियार। कुछ दिन इसके बीच में फारुखसियार के बाद जो है कुछ दिनों तक के लिए, या 17 ऐसे कह लीजिए 1719 में ही रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला भी आया, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही बंगाल के मतलब दिल्ली उत्तर मुगल काल में जो है सम्राट बने, उत्तर मुगल कालीन सम्राट। तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फिर फारुखसियार के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकेंड, फिर शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड और बहादुर शाह सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह द्वितीय, या नहीं तो इसको हम लोग लिखते हैं बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जानते हैं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें रंगून भेज दिया गया था। और रंगून क्या था? तो एक तरह से जेल था। और रंगून कहाँ था? तो म्यांमार में था। चलिए, इसको हम लोग मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, पहले भी करवा दिए हैं, मुअज्जम। फिर इसके बाद जहांदार शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। फारुखसियार को हम लोग घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं, घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, रंगीला बादशाह। अहमद शाह आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड को हम लोग अली गोहर के नाम से भी जानते हैं, अली गोहर के नाम से जानते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले कौन आया? बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फिर फारुखसियार के बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि बीजेपी, बी ऐसे याद कर लेंगे, बीजेपी। फिर उसके बाद इसको राजनीतिक मुद्दा से आप लोग नहीं जोड़िएगा, मतलब बीजेपी का मुखिया कौन हुआ? तो नरेंद्र मोदी। बीजेपी का मुखिया कौन? तो नरेंद्र मोदी। और शुरू से ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की योग्यता पे सवाल खड़ा उठता है कि नरेंद्र मोदी का डिग्री क्या है, या नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी का मुखिया नरेंद्र मोदी जो है MA किए हैं। क्या किए हैं? MA किए हैं। यहाँ तक आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आशा अब ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, बी से हुआ बहादुर शाह प्रथम, जे से जहांदार शाह, PH से फ होता है, लेकिन यहाँ P से ही हम लोग डिनोट करेंगे फ को। तो P से फारुखसियार, M से मोहम्मद शाह, A से अहमद शाह, फिर आशा अब, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड और बहादुर शाह सेकेंड। यहाँ सब सेकेंड है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे है ही कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, या बहादुर शाह सेकेंड, या बहादुर शाह जफर। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड। जफर या सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प मतलब फूल क्या है? तो कमल, कमल। अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल का
वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमल का वैज्ञानिक नाम जो है न्यू लिम्बो न्यूसीफेरा है। न्यू लिम्बो न्यूसीफेरा, न्यू लिम्बो न्यूसीफेरा है। ऐसे ही आएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर है, बाघ है, सॉरी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियायस। फिर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालिस है। फाइकस बेंथालिस, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालिस। फिर उसके बाद आएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजिफेरा इंडिका है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टोरस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टोरस। तो जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप लोग नोट करके जाइएगा। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंथालिस। फाइकस बेंथालिस। पक्षी क्या है? तो मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टोरस। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल का न्यूलम्बो न्यूसीफेरा वैज्ञानिक नाम है। और पशु क्या है? तो बाघ है। पशु क्या है? बाघ है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनियायस। फिर उसके बाद आएगा राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूसरे मुख्य न्यायाधीश का नाम विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स। दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विलियम जॉन्स। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम में लिख लीजिएगा, प्रथम एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। तो क्वेश्चन आएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में या कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। अन्य तीन इसके साथ में, अन्य तीन या न्यायाधीश के कह लीजिए, अन्य तीन हाई लिमेंस्टर और चाइल्ड लिमेंस्टर और हाइट। अन्य तीन न्यायाधीश कौन थे? हाइट, लिमेंस्टर और चाइल्ड। हाइट, लिमेंस्टर और चाइल्ड। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे दूसरे मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, अन्य तीन न्यायाधीश हाइट, लिमेंस्टर और चाइल्ड। और दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विलियम जॉन्स। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और तुर्की का नाम बदल करके अब तुर्कीये हो गया है। इसका नया नाम क्या है? नया नाम तुर्कीये। तुर्कीये। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया। 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 क्वेश्चन है कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया। फिर क्वेश्चन बनेगा कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी में।
पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापार चलता था सड़क मार्ग से, लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो है सड़क मार्ग जो है बंद हो गया। और कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। फिर 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। जब भारत में समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कब आया था? तो 17 मई 1498 को। कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे और राजा जमोरिन के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर के नेतृत्व में हुआ। अब क्वेश्चन आएगा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? यहाँ देख लीजिए, हिटलर का जन्म हिटलर का जन्म जो है आपको 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में। ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में। तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में। फिर यहीं पे आत्महत्या, हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया? तो 10 उसमें जोड़ देंगे 20 में, तो 30 अप्रैल 1945 को। 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या। हिटलर ने आत्महत्या कब किया? आत्महत्या 20 में 10 जोड़ दीजिए, 30 अप्रैल 1945 को। 1945 को। और 1945 में ही यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को किसका गठन हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। अब देख लीजिए, हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1889 में किसका जन्म हुआ था? तो हिटलर का। 1889 में किसका जन्म हुआ था? हिटलर का। इससे एक और नाम याद करेंगे कि खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म भी 1889 में ही हुआ था। 1889 में हबीबपुर, या कह लीजिए मिदनापुर, हबीबपुर जिला, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तो खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ? हबीबपुर जिला, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। और इसको फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को फांसी, खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ा था? तो 11 अगस्त, फांसी 11 अगस्त 1908 को। तो आपका लास्ट क्वेश्चन यही था कि नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के बोरोना नामक शहर में। आत्महत्या, हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945 को। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ? तो 1889 में। कहाँ? हबीबपुर पश्चिम बंगाल। हबीबपुर बोल लीजिए, जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल। हबीबपुर वेस्ट बंगाल। और फांसी कब हुआ? तो 11 अगस्त 1908 को। इसी प्रकार हम लोग कल भी लेकर के आएंगे। ये हम लोग चला रहे हैं बिहार पुलिस कैप्सूल सीरीज। डेली 11-11 क्वेश्चन रहेगा। हम हिस्ट्री करवाएंगे, फिर अन्य शिक्षकों द्वारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट भी चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।